हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। भगवान शंकर आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। रीट प्री की जो पात्रता परीक्षा आप देने वाले हो, भगवान करे कि जल्द ही आप इसमें सफल हों और हम सब लोग साथ में मिलकर के रीट मेंस की तैयारी करें। उसके बाद में रीट मेंस को भी हम लोग क्लियर करें और अपने माता पिता के सपने को पूर्ण करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज एनसीएफ 2005 की। जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले, हम ट्रिक के माध्यम से ये एनसीएफ 2005 करवा दूंगा। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर एनसीएफ करवाओ, एनसीएफ करवाओ। देखो, एनसीएफ के अंदर ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है ही नहीं, तो ट्रिक बनाने की कोई संभावना थी नहीं। इसलिए मैं इसको थोड़ा डिले कर रहा था कि लास्ट टाइम में अपन लोग 2005 को पढ़ लेंगे ना, तो भी अपना क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा। देखो, एनसीएफ 2005 की यदि बात की जाए ना, तो आपकी मानसिकता डिपेंड करती है। आपकी मानसिकता किस प्रकार की है। यदि आप एक सकारात्मक मानसिकता के साथ में इस क्वेश्चन को अटेंड करते हो तो आप बिल्कुल इजी वे में कर पाओगे। आप बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ आपको डालना नहीं है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी बच्चे तक जानी नहीं चाहिए। आपके दिमाग में ये सोचना है, मान लो आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए, चारों ऑप्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब जो आंसर दे रहा है ना, वो टिक लगा देना, आपका सही हो जाएगा। देखो, फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो तो है ही है। मान लो उस कमेटी का अध्यक्ष कौन था, अब इसके अंदर वाइब का लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी सोच क्या है, उससे इसके क्वेश्चन के जो है आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कौन से, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, यानी 4 ऑप्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा बेटर जो दिखाई दे रहा है उसको टिक लगा देना। अब अपन बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 की जरूरत क्यों पड़ी भाई। देखो, पुराने समय में जो शिक्षा होती थी, हम सब लोगों को पता है, रटंत विद्या के ऊपर होती थी। बच्चे को रटा दो पढ़ाओ, दिन भर दबा के उसको होमवर्क दे दो, वापस जब स्कूल में आए तो वापस उसको जो है होमवर्क चेक करो, पिटाई लगाओ, ये सारे के सारे काम चल रहे थे। कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारा जो पाठ्यक्रम था ना, वो बिल्कुल सही था ही नहीं। हालांकि पिटाई लगाने का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन आपको भी पता है शिक्षक छोड़ते नहीं है बच्चे को। जब आप ढेर सारा हम लोग होमवर्क दे देते हैं, वो नहीं करके लाता है, तो शिक्षक फिर क्या करता था, यही सब गुण। और बच्चे की जो पढ़ाई थी, जो मेन जो उसका पाठ्यक्रम था, उसके दैनिक जीवन से कुछ जुड़ाव उसका था ही नहीं वास्तविकता के अंदर। इसके लिए अभी एनसीएफ 2005 का जो है सरकार के द्वारा ये लाया गया है। इसके पीछे रीजन क्या था, रीजन यही था कि एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर एक सुधारात्मक कदम उठाया जाए, ताकि बच्चा जो स्कूल के अंदर जो शिक्षा ले रहा है ना, कम से कम वो शिक्षा उसके दैनिक जीवन में तो काम में आई। ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम लोग रटवा रहे हैं जो चीज़ें, और उसके वास्तविक जीवन में वो सारी की सारी चीज़ें काम ही नहीं आ रही हो, नहीं उसका मानसिक डेवलपमेंट कुछ हो रहा है। तो इसी के लिए जो है क्या है, एक सुधारात्मक कदम है सिलेबस को सुधारने के लिए। अब देखो, भारत सरकार के MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ये पहल पर, और इसका अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या था, प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता के अंदर, प्रोफेसर यशपाल कमेटी जो बनी थी, उसकी अध्यक्षता के अंदर ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो है वो इंट्रोडक्शन इसका करवाया गया था। देखो, इसके अंदर था क्या, मेन चीज यही थी, बच्चे को जो है लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव डालना नहीं है। यानी जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसके 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो आपको भी ध्यान रखना है कि उन 4 ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं हो जो आप टिक लगा रहे हो और उस ऑप्शन की वजह से बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव पड़े। यानी परीक्षा जो है वो ऐच्छिक होनी चाहिए 10वीं कक्षा के अंदर भी। ये सारे के सारे बोर्ड की परीक्षा का दबाव नहीं होना चाहिए, ग्रेडिंग पद्धति यहाँ पर होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर डाली गई थी बच्चे के ऊपर। बच्चे को एक जो है वो रेस का घोड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए कि वो प्रतिशतता की दौड़ के अंदर भागा जा रहा है, नहीं उसके अंदर राष्ट्रीय जो है भावना पनप रही है, न ही उसकी जो शिक्षा है वो उसके दैनिक जीवन में कहीं काम आ रही है, न ही उसका चहुमुखी विकास हो रहा है। इसके अंदर यही था, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रमुख सूत्र क्या है इसका, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के, हिंदी में भी आ सकता है। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए, बच्चे की निजी जीवन से रिलेटेड पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। प्रारंभ ये आया कहाँ से था, ये आया था कि रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति, उसी के उद्गीरण से लिया गया था। ध्यान रखना, ये जो सभ्यता और प्रगति है ना, 4 ऑप्शन आएंगे और चारों ऐसे आएंगे बढ़िया बढ़िया। एक आ जाएगा सभ्यता और संस्कृति आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये प्रगति पहले डाल देंगे तो प्रगति और सभ्यता एक ऑप्शन ये आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, ध्यान रखना, पहले क्या आएगा सभ्यता और बाद में क्या आएगा प्रगति, दोनों के दोनों इसी प्रकार सभ्यता और प्रगति के उद्गीरण से लिया गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। देखो
इसके अंदर मेन जो 5 बातें की गई थी वो यही थी कि स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना। 5 पॉइंट थे इसके अंदर। कितने पॉइंट थे? 5 थे। 5 बिंदु उनके ऊपर बात की गई थी कि बच्चे की जो शिक्षा है ना, उसके ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। ऐसा नहीं हो कि बच्चे को जो देखो बाहरी जीवन से जोड़ा जाना, बच्चे को वर्तमान के अंदर एनसीएफ 2005 लागू है, लेकिन आज भी इसके अंदर वापस सुधार करने की ज़रूरत है। पाठ्यक्रम के अंदर और भी सुधार करा जाना जरूरी है। अब जरा देखिए इसके अंदर ये सब है, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। आज वर्तमान के अंदर मैं बात करता हूँ 2025 के अंदर, आप लोग देखो जरा, अभी 2005 की तुलना में 2025 के अंदर आज कितने प्रकार के नए नए जॉब्स आ गए मार्केट के अंदर। बहुत सारे हैं। मान लो आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। यदि आपको डिजाइनिंग का काम आता है, यदि आपको ऑनलाइन गेमिंग का काम आता है, हजारों ऐसी चीजें आ गई जो कि स्किल बच्चे के अंदर होना चाहिए। अच्छा, रोबोट के अंदर आपको रोबोट बनाने आने चाहिए, ठीक है, वो भी सीख लेते हो तो वो भी आपको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ता है। ऐसा नहीं हो कि आप एक किताब पढ़ रहे हो और उस किताब का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं हो। ऐसा वहां पर आपके जो है वो किताबें नहीं होनी चाहिए। ज्ञान का स्कूली बाहरी जीवन से जो है जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। बाहर के जीवन से जुड़ाव होना जरूरी है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। रटा जाना नहीं चाहिए। ये रटन प्रणाली है ना, वर्तमान में टीचर क्या करते हैं, बच्चे को रटा दो, जितना रटा सकते हो, पीट के रटा दो, समझा के रटा दो, लिख लिख के रटा दो। वर्तमान के अंदर जो पढ़ाई जो है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य यही था कि रटन प्रणाली से इसको मुक्त करा जाए। ये मेन उनका जो है उद्देश्य था। अब बढ़ते हैं पाठ्यचर्या का इस तरह से संवर्धन की बच्चों का चहुमुखी विकास हो। चहुमुखी विकास होना चाहिए बच्चे का हर प्रकार से, शारीरिक, मानसिक, है ना, मुहैया करवाया जाए, बजाय इसकी कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बन करके रह जाए। ऐसा नहीं है कि वो दिन रात पाठ्य पुस्तक पढ़ता रहे और उसका उसके निजी जीवन से या उसका विकास जो है हो नहीं। दिन रात जो बच्चा पढ़ता है ना, आप लोग देखिए आपके आसपास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा मिल जाएगा, चश्मा लगाया हुआ 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा, जो कि दिन रात क्या करता है, केवल और केवल पढ़ाई करता है। उस बच्चे का न तो वो फिजिकली अच्छा डेवलप कर पाता, शारीरिक विकास भी उसका नहीं हो पाता है। यदि उसको आप मार्केट में भेज दोगे तो वो इतना डरेगा मार्केट के अंदर। और एक अपना सरकारी स्कूल का बच्चा होता है, आप उसको उठा करके दे दो कि ये ले भाई चेक ले और बैंक में चला जा, वो जाकर के पकड़ के किसी को भी भरवा लेगा कि भाई साहब ये भरना, और अपना काम पूरा करवा के आएगा। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि केवल और केवल पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, 90, 95, 99% नंबर भी लेकर के बैठे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, बेरोजगार घूमते हैं। ठीक है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना, कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चाहिए। एक ऐसी अधिभावी पहचान विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समझ दो। राष्ट्रीय चिंताएं, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उस बच्चे के अंदर थोड़ी सी राष्ट्रभक्ति भी आए कि मुझे अपने देश के लिए कुछ काम करना है। यदि आप जाओ दूसरे देशों में जाओ, यदि आप चाइना में जाते हो तो वहाँ पर डेली सुबह सुबह आधी घंटा केवल यही चीज़ें पूछी जाती है कि नाम चाइना, माता का नाम चाइना, पिता का नाम चाइना, देश चाइना, जाति चाइना, धर्म। तो उससे क्या होता है ना, बच्चे के दिमाग में जब बच्चा छोटा होता है तब से लेकर के बड़ा होने तक उसके अंदर ये कूट कूट के भर दिया जाता है कि तेरे अंदर जो कुछ भी है वो केवल और केवल चाइना यानी देश का है। तो बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो राष्ट्रीय चिंताएं भी उसके अंदर जो है उसको शामिल होनी चाहिए। अब ये थोड़ी चीज़ें और है, भारतीय संस्कृति का संरक्षण और राष्ट्रीय एकता का विकास, छात्रों में पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना, अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास, भाषा संबंधी समस्या निदान हेतु राष्ट्रीय बच्चे का जो पाठ्यक्रम है ना वो उसकी क्या मातृभाषा के अंदर होना चाहिए। आजकल वर्तमान में सिस्टम ऐसा है कि बच्चा यदि हिंदी भी बोलता है तो भी माता पिता उसको डांटते हैं कि तू अंग्रेजी बोल। एक समय ऐसा था जब बच्चा मारवाड़ी में बात करता था तो माता पिता बोलते थे कि तू हिंदी में बात कर। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भाषा हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो केवल और केवल एकमात्र भाषा है। बच्चा जिस भाषा में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पाता है, समझ पाता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। मातृभाषा के अंदर शिक्षा होनी चाहिए। अभी तभी तो हम लोग क्या है लैंग्वेज ले रहे हैं ना। अरे भैया, रीट के अंदर एक साइको है और 2 भाषाएं हैं। वो भाषाएं क्यों है? मातृभाषा के अंदर जो है भाषा संबंधी समस्या का निदान हेतु जो है सरकार ने ये प्रयोग किया है, ताकि आपको अपनी भाषा, आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी, और जो अगर कोई मान लो कोई मारवाड़ी बेल्ट का बच्चा है तो शिक्षक को वो भी आनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा में कला का समावेश होना चाहिए, आर्ट भी होनी चाहिए। अब देखो आप इसके क्वेश्चन देखोगे ना, एनसीएफ 2005 में कुछ भी ऐसा ज़्यादा है नहीं, एक बार पढ़ते ही बेसिक सी बातें हैं जो कि हम लोग आपस में करते रहते हैं। यदि आप इनके क्वेश्चन देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको। देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? ये 2005 के अंदर हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मुख्य दर्शन क्या है? शिक्षा बिना बोझ के सीखना, व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, ठीक है, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत, और ये देखो ये बिना बोझ के सीखना।
लर्निंग विदाउट बर्डन, इंग्लिश के अंदर ये था। अब बढ़ते हैं आगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक, तानाशाह। तानाशाह तो होनी नहीं चाहिए, ये है सुविधादाता। शिक्षक जो है क्या होना चाहिए? सुविधादाता होना चाहिए। एनसीएफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य का समय कितना है? छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी गृह कार्य देना ही नहीं चाहिए। ये 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं ना, इनको प्रतिदिन 2 घंटे से ज़्यादा इनका होमवर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए, अंक पर अंक और ग्रेड दोनों पर। ये ग्रेडिंग सिस्टम, ये एनसीएफ 2005 की ही देन है, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों के चिंतन का गणितीकरण होना चाहिए। बालकों का जो तर्क है उसके क्या होना चाहिए? गणितीकरण उसका होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में कला को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तार्किक चिंतन की अभिवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की कला जो है ना, कला सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। ये इजी से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। एनसीएफ 2005 कुछ है ही नहीं, इसकी मैं ट्रिक भी आपको बताता, लेकिन अब आप ऐसा कोई मैटर बताओ इसके अंदर कि जिसकी ट्रिक मैं बना करके आप लोगों के लिए लाऊं। कोई हार्ड टॉपिक होता है उसी की तो ट्रिक बनती है, ये तो बिल्कुल इजी सा है, इजी वे में आप लोग कर लोगे। आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस रखना। मेन बात है कॉन्फिडेंस की। 150 में से कितने 90 नंबर ही तो लाने हैं, यूं चुटकियों में लेके आ जाओगे आप लोग। और ये देखो, ये जो साइकोलॉजी ट्रिक नाम से जो प्लेलिस्ट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो इसका बेहद ही शानदार है। आपका कोई दोस्त यदि देने वाला है उसको भी ये रील भेजो, ये जो है ये वीडियो भेजो, आप वो प्लेलिस्ट भेजो। आप ये रीट पात्रता परीक्षा है, यहाँ पर कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि वो आपके सीट खा जाएगा। 90% नंबर लाने हैं, सभी बच्चे आपके आगे आएंगे, तो कम से कम साथ में तैयारी करने वाले होंगे, माहौल भी तो बनाएगा ना। समझ में आ रही है बात? तो ये प्लेलिस्ट जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।